समकालीन रचनाकारों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नीरजा हिमेंद्र की लिखी कहानी तुम न रहो फिर भी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज शाम से ही मेघ घिरे थे। आसमान में रह रहकर दामिनी कौंध जा रही थी। शाम के 8 बजने वाले थे। अब शनह शनह हल्की हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई थी। रेवती बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बाहर मौसम बेहद खुशनुमा हो रहा था। अभी 3-4 दिनों पूर्व ही तीव्र गर्मी पड़ रही थी। ये जुलाई माह के प्रारंभ के दिन हैं। मानसून समय पर आ जाने के कारण बारिश समय पर प्रारंभ हो गई और मौसम खुशगवार हो उठा है। वो बालकनी में कुछ देर रुककर बारिश की फुहारों को देखती रही। सड़क के दोनों तरफ लगे कतारबद्ध वृक्ष हवा के झोंकों के साथ मिलकर लहरा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वृक्षों की डालियां भी बारिश की बूंदों के साथ हिल मिलकर इस खुशनुमा ऋतु में प्रसन्न होकर नृत्य कर रही हों और इनके नृत्य से पूर्वा हवाओं की उत्पत्ति हो रही है। पूर्वा हवाएं इस गर्मी में भी शीतलता की अनुभूति कराती हैं। इनसे थके उदास क्लांत चेहरों पर नवजीवन नव स्फूर्ति का संचार होने लगता है। रेवती कुछ देर तक बालकनी में खड़ी रहकर बारिश की सुखानुभूति के पश्चात अंदर आ गई। कमरे में आकर कुर्सी खींचकर वो अनन्या के समीप बैठ गई। उसकी बेटी अनन्या जो 6 वर्ष की है, नर्सरी कक्षा में पढ़ती है। वो मेज पर बैठकर कुछ लिखने का प्रयत्न कर रही थी। उसके नन्हे नन्हे हाथ कुछ स्पष्ट तो कुछ अस्पष्ट लिखने का प्रयत्न कर रहे थे। उसने मासूम सी अनन्या को शांत बैठकर बड़े ही मनोवेग से लिखते देखा तो उस पर बरबस स्नेह उमड़ पड़ा। रेवती ने उसके बालों को सहलाकर उसे प्यार किया। तत्पश्चात उसने सामने की दीवार घड़ी पर दृष्टि डाली। 9 बजने वाले थे। अनन्या तो इस समय तक सो जाती है, आज बैठी कुछ लिख रही है। उसने अभी तक भोजन भी नहीं किया है। वो तीव्र गति से रसोई की तरफ बढ़ चली। भोजन बना रखा था। उसने अनन्या के लिए थोड़ा सा खाना प्लेट में निकाला और अनन्या के पास वापस आ गई। उसने भोजन मेज पर रखा व अनन्या से खाना खा लेने के लिए कहा। अनन्या उसी मनोवेग से लिखती रही तथा अपनी तोतली जबान में बोल पड़ी, माँ आप ही खिला दो। रेवती उसे अपने हाथों से भोजन खिलाने लगी जैसा कि बहुधा होता है। अनन्या कभी कभी ही अपने हाथों से भोजन करती है। भोजन करते ही अनन्या की आंखें निंद्रा मग्न होने लगीं। रेवती उसे बिस्तर पर सुलाने के पश्चात रसोई के शेष कार्यों को समेटकर भोजन करने के उपरांत स्वयं भी बिस्तर पर आ गई। उसने बगल में लेटी अनन्या को ठीक से चादर ओढ़ाया। 3 दिनों से लगातार पानी बरसने के कारण वातावरण में थोड़ी सी शीतलता आ गई थी। कमरे की बत्ती बुझाकर वो सोने का उपक्रम करने लगी। वो भी शीघ्र सो जाना चाहती थी। उसे प्रातः 4 बजे उठना होता है। प्रतिदिन भोजन बनाने के साथ ही घर के अन्य कार्य, अनन्या को जगाना, स्कूल के लिए तैयार कर स्कूल भेजने इत्यादि कार्यों को करने में पर्याप्त समय लग जाता है। ठीक 7:30 पर वो अनन्या को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी स्कूटी से निकल पड़ती है। अनन्या को स्कूल छोड़ने के पश्चात घर आकर वो पुनः घर के शेष कार्यों को कर कार्यालय की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। 9 बजे वो भी कार्यालय के लिए निकल पड़ती है। यही उसकी दिनचर्या है। किंतु आज उसे कमरे की बत्ती बुझाने के बाद भी न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। बाहर बारिश की ध्वनि बढ़ती ही जा रही है। तीव्र पवन के वेग से लहराते पत्तों की सरसराहट के स्वर उसे विगत दिनों की स्मृतियों में ले जा रहे हैं। वे विगत दिन जिन्हें वो कभी विस्मृत नहीं कर पाई और न जाने क्यों विस्मृत करना भी नहीं चाहती। ऐसी कितनी ही ऋतुएं, कितनी ही बारिशें उसने अभिषेक के साथ देखी हैं। उसे उन दिनों से अथाह प्रेम है। वो उनमें डूब जाना चाहती है, किंतु उसे घृणा भी है उन्हीं दिनों से जो अभिषेक के साथ जुड़े हैं। ये उसकी कैसी मनस्थिति है जिसे वो समझ नहीं पाती है। कितने सुखद दिन थे वे, रंगीन फाख्ता के पंखों की भांति मनोहारी। युवावस्था, विद्यार्थी जीवन व अभिषेक का साथ। वो और अभिषेक एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके साथ ही अभिषेक भी बीटेक कर रहा था। दोनों ही उस कॉलेज में दूसरे शहर से आए थे। पढ़ाई की सामान्य बातों से प्रारंभ हुई उनकी बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित होती गई थी।
बीटेक के अंतिम सेमेस्टर तक आते आते वो और अभिषेक एक दूसरे के आकर्षण में बन चुके थे। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उन दोनों का चयन नौकरी हेतु हो गया। वे दोनों अलग अलग शहरों में नौकरी करते हुए एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। साप्ताहिक व अन्य अवकाश के दिनों में अभिषेक उससे मिलने उसके पास आ जाता। वे दिन तीव्र गति से व्यतीत होते जा रहे थे। कब दिन ढलता और सवेरा हो जाता पता ही नहीं चलता। श्वेत फाख्ता के पंखों की भांति मनोहारी दिन फाख्ता की भांति ही उड़ते चले जा रहे थे। अभिषेक के साथ उसके इस प्रगाढ़ प्रेम की जानकारी रेवती के घर वालों को थी तथा उन्हें आपत्ति भी नहीं थी। आपत्ति न होने का कारण ये भी था कि रेवती के माता पिता जानते थे कि दोनों पूर्ण शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपना अच्छा बुरा समझने की योग्यता रखते हैं। अभिषेक भी रेवती के माता पिता से कई बार मिल चुका था और उनकी मौन सहमति प्राप्त कर चुका था। उसने रेवती के साथ विवाह के लिए अपने माता पिता से बात की है, चर्चा की है या नहीं। रेवती के ये पूछने पर वो सहमति में सिर तो हिलाता, किंतु उसके चेहरे पर फैली संशय की रेखाएं रेवती को भ्रमित करती। वो सोचने लगती कि अभिषेक के घर के लोग किस प्रकार की मानसिकता वाले होंगे। क्या वे लोग उसके व अभिषेक के विजातीय विवाह का समर्थन करेंगे? क्या वे रेवती को स्वीकार करेंगे? रेवती द्वारा पूछे इन प्रश्नों पर अभिषेक सहमत में सिर तो हिलाता, किंतु स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलता। रेवती को जॉब करते हुए 1 वर्ष पूरे होने वाले थे। उसे अच्छी तरह स्मरण है पिता की वो बात जब उन्होंने कहा था कि तुम्हें व अभिषेक को अपना निर्णय ले लेना चाहिए। तुम्हारे लिए अनेक रिश्ते आ रहे हैं, किंतु मैं उन्हें अस्वीकार कर दे रहा हूँ। बेटा, अभिषेक से तुम पूछ लो। तुम लोग अब विवाह का निर्णय लेने में विलंब न करो। मुझे पापा की बातें उचित प्रतीत हो रही थीं। उसने उसी क्षण सोच लिया था कि अब वो इस विषय में अभिषेक से स्पष्ट रूप से बात करेगी। वो आने वाले अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा करने लगी जब अभिषेक को उसके पास आना था। वो बहुत प्रसन्न थी। अभिषेक आया तो उसने पापा की इच्छा से उसे अवगत कराया, साथ ही साथ ये भी बताया कि उसकी भी यही इच्छा है। अभिषेक खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। वो अभिषेक की तरफ देखती रही। कुछ क्षणों पश्चात उसने परिवार की व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए उसने बताया कि उसके पिता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 2 बहनें भी विवाह योग्य हैं। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात उसने पुनः बताया कि मैं अभी अपने विवाह की बातें घर में करूँगा तो घर वाले मुझे स्वार्थी और न जाने क्या क्या समझेंगे। मैं अपने घर के लोगों की सोच से अवगत हूँ। उसने आगे बताया कि मैं तुमसे कुछ समय और लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकोगी? क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी? अभिषेक की बातें सुनकर उसे आश्चर्य हो रहा था। अभिषेक अब तक क्या कर रहा था उसके साथ, उसकी भावनाओं के साथ? उसने अब तक अपनी व्यवस्थाओं व परिवार की मजबूरियों से उसे अवगत कराने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी? वो अब अपने माता पिता के प्रश्नों का क्या उत्तर देगी? उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं है उसके पास। वो कब तक अभिषेक की प्रतीक्षा करेगी? अभिषेक ने उसे उस समय भावी योजनाओं के बारे में बताया तथा भावी जीवन के प्रति आश्वस्त तो कर दिया था, किंतु वो ये तो समझ ही रही थी कि आश्वासनों पर भविष्य की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। उसके लिए ठोस धरातल अपरिहार्य है और वो ठोस धरातल अभिषेक ने अभी तक उसे नहीं दिया था। धीरे धीरे उसे आभास होने लगा था कि अभिषेक के साथ चलते हुए उसका भविष्य अनिश्चितता के अंधकार में समाता जा रहा है। कुछ तो है जिसे स्पष्ट रूप से उसने अभी तक बताया नहीं है अथवा उससे छुपा रहा है। उसने सोच लिया कि अभिषेक से अब वो दूरी ही बनाकर रखेगी। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न भी किया। अभिषेक को फ़ोन करना बंद कर दिया। स्वयं को ऑफिस के कार्यों में व्यस्त कर उसे भूलने का प्रयत्न करने लगी। एक दिन वो भी आ गया जब उसने अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर पापा से अपने लिए कोई लड़का तलाश करने के लिए कहा। उसे अभी तक स्मरण है उसकी बातें सुनकर पापा का चेहरा उदास हो गया था। वे बोले कुछ नहीं थे, किंतु उनकी आंखों में गहरे तक भर गए दर्द ने उससे बहुत कुछ कह दिया। कदाचित वे भी अभिषेक के साथ मेरे विवाह को लेकर निश्चिंत थे। अभिषेक को मेरे जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। आखिर हुआ क्या? कुछ पता तो चले। रसोई में मुझे पाकर माँ ने मुझसे पूछा था। कुछ नहीं माँ, बस यूं ही।
माँ के प्रश्न का बस संक्षिप्त सा उत्तर दे पाई थी मैं। माँ के किसी अन्य प्रश्नों से बचने का प्रयत्न करते हुए मैं रसोई से बाहर निकल गई थी। माँ भी समझ गई कि ये कुछ नहीं वाली बात सत्य नहीं है। मेरे और अभिषेक के बीच कुछ तो ठीक नहीं निकला और यही कारण है कि हम दोनों ने अपनी प्रेम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आजकल के समय में शिक्षित, आत्मनिर्भर व आधुनिक विचारों वाले बच्चों के जीवन में अभिभावकों के हस्तक्षेप की सीमाएं कदाचित यहीं तक होती हैं। उसके माता पिता भी अपनी सीमाओं तक आकर रुक गए थे। उसने भी उन्हें सीमाओं का अतिक्रमण करने नहीं दिया। वो अपने जीवन को सामान्य करने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु अभिषेक ने उसे पुनः अपनी उलझनों में सम्मिलित कर लिया। उसके फ़ोन लगातार आने लगे। आज वो सोचती है कि काश समय का पहिया पीछे भी चलता। माँ पापा को उसके पास अभिषेक के पुनः लौटने की भनक लग चुकी थी। ऐसा हो भी क्यों ना हो, अंततः वो माता पिता हैं जो बच्चों के उठते कदमों को देखकर जान जाते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो माँ पापा को दुविधा की स्थिति में नहीं डालना चाहती थी। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपनी वजह से किसी पीड़ा में या मानसिक तनाव में नहीं डालना चाहती थी। ये बात उसने अभिषेक को स्पष्ट रूप से बताई भी। फिर भी अभिषेक उसके पास आता व उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी कभी उसके फ्लैट पर रातें में रुक जाता। वो अभिषेक को मना नहीं कर पाती। उसके मन में अभिषेक के प्रति प्रेम जो था, कई बार वो सोचती भी कि कहीं अभिषेक उसका शोषण तो नहीं कर रहा है। वो नारी है, प्रेम से पूर्ण हृदय के साथ उसके पास संवेदनशील मन व शरीर भी है। इन सब का समर्पण क्या उचित था? वो इस तथ्य से भली भांति अवगत थी कि ये सब उचित नहीं है। ये सब चीज़ें पीड़ा देने वाली होती हैं। फिर भी उसने अभिषेक को अपने प्रेम भरे हृदय के साथ वो सब कुछ समर्पित किया जो नहीं करना चाहिए था। कारण उसके हृदय में अभिषेक के अतिरिक्त किसी और के लिए स्थान न था। कभी कभी अभिषेक के बारे में सोचकर उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती। भावी जीवन की अनिश्चितता उसे व्याकुल करने लगती। बिना विवाह के अभिषेक के साथ सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ते जाना उसे कतई उचित नहीं लगता। उसकी जिद और संशय की इस स्थिति को देखकर अभिषेक ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। अभिषेक ने अपने घर वालों की सहमति या जानकारी में नहीं, अपितु उनकी अनभिज्ञता में उससे कोर्ट मैरिज की। इस विवाह में मेरे परिवार के सदस्य व मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र ही सम्मिलित हुए। अभिषेक के परिवार के लोगों को हमारे इस विवाह की जानकारी तक न थी। शनय शनय समय व्यतीत होता रहा। समय का व्यतीत होना तो प्रकृति का शाश्वत कर्म है। प्रातः से सायं, सायं से रात्रि, रात्रि से पुनः सवेरा। प्रकृति तो परिवर्तनशील है। रेवती के जीवन में भी परिवर्तन आया, किंतु ये परिवर्तन अप्रत्याशित था। विवाह के पश्चात भी वो अभिषेक के व्यवहार में संशय का अनुभव करती। उसे लगता कि अभिषेक उसकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है अथवा कुछ छुपा रहा है। वो खोया खोया सा रहता। छुट्टियों में आता, रात्रि व्यतीत करता व प्रातः चला जाता। गुजरा हुआ हर पल उसे ये एहसास करा जाता कि अभिषेक के साथ वो एक ऐसा जीवन व्यतीत कर रही है। उसने अपने जीवन के स्वरूप की कल्पना न की थी। जो व्यक्ति अपने घर वालों से जीवन के इतने महत्वपूर्ण फैसले को छिपा सकता है, वो उसके प्रति कितना संवेदनशील व ईमानदार होगा। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर घुटती थी। किसी अज्ञात आशंका से उसकी आत्मा कांप जाती। उसके भीतर ये डर समाहित हो जाता कि कहीं अभिषेक उसका शारीरिक व मानसिक शोषण तो नहीं कर रहा है। ये सोचकर उसे स्वयं के लिए वितृष्णा की भावना उत्पन्न होने लगती। काश वो महिला होने का इतना बड़ा मूल्य न चुकाती, वो कमज़ोर न पड़ती। काश समय उसे अपनी कुछ त्रुटियों को ठीक करने का अवसर देता। यदि समय उसे यह अवसर देता तो सबसे पहले वो अभिषेक को अपने जीवन में आने नहीं देती। वो अपना जीवन अपनी इच्छा व संतुष्टि के अनुसार जी पाती, किंतु ऐसा कहाँ होता है। इसी बीच अनन्या हो गई। इस प्रथम प्रसन्नता की साक्षी वो अकेली रही। कभी कभी वो सोचती, क्या स्त्री के लिए विवाह आवश्यक है? माँ से सुना है कि विवाह स्त्री के जीवन को पूर्ण बनाता है। स्त्री जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करती है। उनमें माँ, पत्नी, पुत्री की भूमिकाएं प्रमुख हैं। तो क्या पुरुष के लिए भी विवाह उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? पिता, पति व पुत्र के रूप में उसकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं? यदि है तो अभिषेक ने इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का कितना निर्वहन किया? छुप छुप कर वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है। ये मानसिक दबाव सहन करते करते अंततः एक दिन उसने अभिषेक से कह दिया कि उसे ससुराल में अपनी पहचान चाहिए, अपनों के बीच अपने वैवाहिक जीवन की पहचान।
अब इस प्रकार छुप छुप कर पहचान रहित वैवाहिक जीवन जीना नहीं चाहती। वो माँ की इस बात का अर्थ आज समझ पा रही थी कि स्त्री की अस्मिता की पहचान कहीं ना कहीं उसके पारिवारिक जीवन व उसके नैतिक मूल्यों में भी निहित है। इस बात को लेकर अभिषेक से उसका विवाद भी हुआ। तब भी अभिषेक उसे अपने घर ले जाकर उसका परिचय अपने घर वालों से नहीं कराना चाहता था। इस दुराव छिपाव का कारण वो समझ नहीं पा रही थी, जबकि वो अभिषेक दोनों ही आत्मनिर्भर थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। उसके दिन व रात इसी प्रकार ऊहापोह की स्थिति में व्यतीत होते रहे। एक दिन वो भी आया जब ये ऊहापोह की स्थिति समाप्त हुई और उसी दिन उसी क्षण उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हृदय फटकर तार तार हो गया। उसके हृदय में इच्छा बलवती होने लगी कि काश ये ज़मीन या आसमान फट जाते और सब कुछ उसमें समा जाता। सब कुछ, अभिषेक और वो, संपूर्ण सृष्टि। इस असीम वेदना का कारण ये था कि अभिषेक ने अपने माता पिता की सहमति से अपने गांव में एक विवाह और कर रखा था। उसकी पहली पत्नी गांव में परिवार के साथ रहती है। उसने उससे इस तथ्य को छिपाया था। रेवती उसकी दूसरी अवैध पत्नी है। इन सब से भिज्ञ होने के बाद वो अवसाद से पीड़ित हो गई थी। उसके माता पिता ने उस स्थिति में उसे व अनन्या को संभाला था। काफ़ी समय पश्चात वो जीने योग्य हो सकी थी। अभिषेक कहता रहा कि उसका प्रथम विवाह उसके माता पिता ने बलपूर्वक कराया है। उस पत्नी से उसका कोई संबंध नहीं है। किंतु ये बातें उसकी समझ से परे थीं। अभिषेक ने उसके साथ ही छल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी प्रथम पत्नी से भी छल किया था। झूठ की बुनियाद पर रखे प्रेम संबंध से निर्मित नीड़ में वो उस छली, झूठे, शारीरिक व मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देगी। ये उसका एक कठोर निर्णय था। इस निर्णय की आँच में वो भी प्रतिदिन जल रही है। अभिषेक अनन्या से बेहद प्रेम करता है। उसका फ़ोन प्रतिदिन बार बार आता है, किंतु वो अनदेखी कर देती है। इस घर के दरवाजे अभिषेक के लिए बंद हैं। वो इस जीवन को अभिषेक के बिना अकेले जीकर इसे एक स्त्री की शक्ति व जीवंतता का प्रतीक बनाना चाहती है। उसकी ये भी इच्छा है कि वो अभिषेक को उनके इस अमर्यादित आचरण का भी समुचित जवाब दे। अचानक घंटे के स्वर से रेवती की तंद्रा भंग हो जाती है। वो स्मृतियों के झंझावात से निकलकर बाहर आ जाती है। घड़ी के घंटे ने 1 बजाया है। बाहर बारिश की ध्वनि बढ़ती ही जा रही है। उसे निद्रा आने लगी है। उसके समीप अनन्या गहरी नींद में सो रही है। रेवती ने स्नेह से उसके बालों को सहलाया। वो जानती है कि इस बारिश वाली रात्रि के पश्चात प्रातः मौसम खुशनुमा होगा। गर्मी व उमस भरी घुटन से राहत मिलेगी। शीतल पूर्वा के झोंकों के साथ प्रातः होते ही वो और अनन्या अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी तुम न रहो फिर भी। आज की आत्मनिर्भर स्त्री पुरुष द्वारा छली जाने पर उसको मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।